रीट लेवल 2 का खंड फर्स्ट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। और ये जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है ये 24 जुलाई 2022 को जो शाम को पेपर हुआ था इवनिंग में, उसका हम आज 360 डिग्री विश्लेषण करेंगे इवनिंग। तो आज का पहला प्रश्न, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञात्मक विकास सिद्धांत में निम्न में से कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है। जो ये जीन पियाजे हैं विकास के बारे में पूछ रहा है कि विकास का कौन सा काल नहीं है। ये संवेदी प्रेरक स्थिति ये है, संवेदी प्रेरक स्थिति है जीन पियाजे का जो सिद्धांत है, ये स्थिति जन्म से लेकर 2 वर्ष तक पाई जाती है। ये तो है। बी पूर्व संक्रियात्मक स्थिति, पूर्व संक्रियात्मक स्थिति ये भी है, और ये जो है वो 2 वर्ष से 7 वर्ष तक पाई जाती है, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। सी ये सक्रिय क्षण ये नहीं है, सक्रिय क्षण जैसा कोई विकास काल की कोई स्थिति नहीं है। और डी है औपचारिक क्रियात्मक स्थिति, तो ये जो है ये 12 वर्ष से पौढ़ावस्था तक, 12 वर्ष से पौढ़ावस्था तक अवस्था तक पाई जाती है। एक और है, क्योंकि विकास का जो काल है 4 दिए थे जीन पियाजे ने। पहला संवेदी प्रेरक स्थिति ये जन्म से 2 वर्ष तक, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक स्थिति ये 2 से 7 वर्ष तक, तीसरा औपचारिक प्रचालन ये 12 से पौढ़ावस्था तक। जो ये चौथा पॉइंट है वो है स्थूल या मूर्त क्रियात्मक स्थिति, स्थूल या मूर्त क्रियात्मक स्थिति, क्रियात्मक स्थिति। इसकी जो अवधि है वो है 7 वर्ष से 12 वर्ष तक। तो जन्म से 2 वर्ष, फिर 2 से 7, फिर 7 से 12 और फिर 12 से पौढ़ावस्था तक। जो जीन पियाजे ने ही संज्ञात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, और जो ये संज्ञात्मक विकास है इसकी जो तुलना है, सॉरी जो मानसिक विकास है इसकी तुलना की थी संज्ञात्मक विकास से। मानसिक विकास की तुलना है, मानसिक विकास इसकी की थी तुलना संज्ञात्मक विकास से, अर्थात मानसिक विकास को ही संज्ञात्मक विकास का जीन पियाजे ने। काफी अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न, जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संधारित कर रहा होता है तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि कहलाती है। ए अधिगम, बी मानसिक कल्पना, सी विचारण, डी संकल्पना। तो जो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि जब व्यक्ति सूचनाओं को संधारित कर रहा होता है, यानी सूचनाओं को संधारित कर रहा होता है, तब मस्तिष्क में जो मानसिक गतिविधि चलेगी वो विचारण कहलाती है। विचारण जो है इसकी जो प्रक्रिया होती है वो समस्या से शुरू होती है, समस्या, फिर उसके बाद समस्या के बाद चिंतन किया जाता है, और चिंतन के बाद उसका समाधान। और जब चिंतन किया जा रहा होता है तभी मानसिक गत्यात्मक क्रिया होती है, मानसिक गत्यात्मक क्रिया। ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा संज्ञात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है। संज्ञात्मक कार्य पद्धति को स्वस्थ स्तर पर बनाए रखने के लिए जो मदद है उसमें नहीं है। कीड़ा में भाग लेना ये है, क्रॉस वर्ड पहेली पर काम करना ये भी है, आसीन जीवन शैली ये नहीं है, पठन करना ये भी है। संज्ञात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ के लिए कीड़ा में भाग लेना, क्रॉस वर्ड पहेली पर काम करना और पठन करना ये है। जो आसीन जीवन शैली है वो होती है गतिहीन जीवन शैली, जिसे
ये जो आसीन जीवन शैली होती है इसको गतिहीन जीवन शैली कहते हैं, गतिहीन जीवन शैली, जिसमें जीवन का कोई आधार नहीं होता। और ये जो है ये स्वस्थ, ये संज्ञानात्मक कार्य पद्धति को स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में ये सहायक नहीं होते, क्योंकि जो आसीन जीवन शैली होती है गतिहीन जीवन शैली कहलाती है इसके कारण। अगला प्रश्न, जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविका की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है, ये किसके द्वारा कहा गया? ये डार्विन, बी शेफर, सी जर्सेट सॉरी, और डी है स्पेंसर। तो ये डार्विन ने कहा है। डार्विन ने कहा है कि जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविका की एक सतत श्रृंखला है। तो ये जो डार्विन ने कहा है ये कहा है विकासवादी सिद्धांत में, विकासवादी सिद्धांत इसमें कहा है डार्विन ने। अगला प्रश्न, शिक्षा के 3 प्रमुख आधार हैं, ये काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, सिद्धांत, शिक्षण उद्देश्य, शिक्षा क्रियाविधि, शिक्षक, महत्व, शिक्षक, वस्तुनिष्ठता। तो शिक्षा के जो 3 प्रमुख आधार हैं वो शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। इसका आंसर होगा ए। अब जो ये शिक्षक होता है ये स्वतंत्र स्तर होता है, यानी इंडिपेंडेंस होता है। ये शिक्षक ये स्वतंत्र स्तर होता है, स्वतंत्र। छात्र होता है ये आश्रित होता है, यानी डिपेंडेंट होता है, आश्रित। तो ये पाठ्यक्रम है ये होता है मध्यस्थ स्तर, मध्यस्थ या हस्तक्षेप। काफी अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न, डिसलेक्सिया कहते हैं ए पढ़ने में कठिनाई, बी गणित समझने में कठिनाई, सी वर्तनी लिखने में कठिनाई, डी प्रतिस्पर्धा में कठिनाई। तो जो ये डिस्लेक्सिया है ये पढ़ने की कठिनाई को कहते हैं, पढ़ने की कठिनाई को डिस्लेक्सिया कहा जाता है। तो फिर ये गणित समझने की कठिनाई को क्या कहा जाता है? तो जो गणित समझने की कठिनाई है इसको कहा जाता है डिस्कुलसिया, डिस्केलकुलिया, डिस्केलकुलिया। ये गणित समझने की कठिनाई को कहा जाता है। वर्तनी लिखने की कठिनाई, वर्तनी लिखने की कठिनाई को कहा जाता है डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया। ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है ए एम ए अपॉन सी ए इंटू 100, बी सी ए अपॉन एम ए इंटू 100, सी सी ए इंटू 100 अपॉन एम ए, डी एम ए अपॉन बी ए इंटू 100। तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा एम ए अपॉन सी ए इंटू 100। यहाँ जो एम ए है, एम ए की जो फुल फॉर्म है वो है मेंटल एज, और सी ए है इसकी जो फुल फॉर्म है वो है सोरोनोकल एज, सोरोनोलॉजिकल एज सॉरी। इसको मेंटल एज को मानसिक आयु कहा जाता है, मानसिक आयु, और इसको कहा जाता है वास्तविक आयु। यानी इसका जो हिंदी में सूत्र बनेगा वैसे बनेगा मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु, वास्तविक आयु इंटू 100। यदि मान लो मानसिक आयु किसी बालक की 4 वर्ष है और वास्तविक आयु 5 वर्ष है,
तो बुद्धि लब्धि होगी 4/5 इंटू 100 मतलब 80, ऐसे निकाला जाता है। अगला प्रश्न, आत्मा सा करण है, ये वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए भी बेहतर में बदलने की प्रक्रिया, सी आंतरिक दुनिया के अनुकूल होना, डी इसमें से कोई नहीं था। आत्मा साकरण है वह वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए किया जाता है, जिसको आत्मा साकरण कहा जाता है, ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है? मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है। हल्की मंदता ये आता है, मध्यम मंदता आता है और गंभीर मंदता आता है। तीव्र मंदता नाम की कोई चीज नहीं होती है, ये ध्यान रखें। जो हल्की मंदता होती है इसकी IQ 52 से 67 तक होती है। मध्यम मंदता होती है इसकी IQ होती है 36 से 51 तक, और गंभीर मंदता होती है इसकी आयु होती है IQ सीमा वो होती है 20 से 35। और अति गंभीर मंदता होती है, एक अति गंभीर मंदता, इसकी जो IQ होती है 19 से कम होती है, 19 से कम। बढ़िया प्रश्न था। अगला प्रश्न, व्यक्ति को चित्रों की एक श्रृंखला दिखाई जाती है और उसे एक कहानी बनाने के लिए कहा जाता है, यह प्रक्षेपित तकनीक में प्रयुक्त किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छा प्रश्न है, बार बार पूछा जा रहा है। व्यक्ति को एक चित्र की श्रृंखला दिखाई जाएगी और फिर उस चित्र को देखकर उसके ऊपर आपको कहानी बनाना है, उस तकनीक को क्या कहा जाता है? ये कथात्मक संप्रत्यक्षण से परीक्षण बी भूमिका निर्वाह, सी रोचार्क और डी है नाटकीय प्रस्तुति। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कथात्मक संप्रत्यक्षण परीक्षण। इसके अंतर्गत व्यक्ति को एक चित्र दिखाया जाएगा और कहा जाएगा कि इस पर आपको एक कहानी लिखनी है, और ये जो काम में लिया जाता है ये 14 वर्ष से अधिक बालकों या बालिकाओं के ऊपर काम में लिया जाता है। 14 वर्ष से अधिक बालक बालिका, बालक या बालिका, इनके ऊपर काम में लिया जाता है। और जो ये इसमें कहानी है वो विचारों, भावनाओं, समस्याओं आदि के ऊपर आधारित होती हैं, और परीक्षक जो कहानी का विश्लेषण करता है वो व्यक्तित्व की विशेषताओं का पता लगाने के लिए करता है, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो 14 से अधिक आयु के जो बालक है इनको लिया जाता है, और इनको ये जो परीक्षण कथा तो संप्रत्यक्षण परीक्षण विधि है, इसका जो मुख्य विशेषता है वो है व्यक्तित्व की विशेषता को पता लगाना। व्यक्तित्व की विशेषता का पता लगाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व का आंकलन करने के लिए एक व्यक्तिगत विधि नहीं है? व्यक्तित्व का आंकलन करने के लिए व्यक्तिगत इतिहास ये है, साक्षात्मक तकनीक ये भी है, इसमें भी व्यक्ति का ही अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत इतिहास, व्यक्ति संबंधित अध्ययन, साक्षात्मक तकनीक इसमें व्यक्ति विशेष का अध्ययन होता है। वस्तु सूची तकनीक इसमें भी व्यक्ति विशेष का अध्ययन होता है। निर्धारण मापने ये नहीं है, ये व्यक्तित्व का नहीं है, व्यक्तिगत विधि नहीं है। निर्धारण मापने ये वस्तुनिष्ठ विधि, ये ध्यान रखें, वस्तुनिष्ठ विधि है निर्धारण मापने, न कि व्यक्तिगत विधि। अगला प्रश्न, खाली जगह से बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रस्तावित किया, यानी बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? ये हार्वर्ड गार्डनर, बी फायर्ड, सी बिने, डी थर्स्टन। तो जो ये बहुबुद्धि सिद्धांत है ये हार्वर्ड गार्डनर ने दिया, ध्यान रखें। और ये कब दिया?
तो ये दिया था 1983 में। उस समय जो हार्वर्ड गार्डनर है, इन्होंने बुद्धि के 7 प्रकार बताए थे। बुद्धि के 7 प्रकार बताए। फिर उसके बाद 1998 में इन्होंने बुद्धि का 8वां प्रकार बताया, 8वां प्रकार 1998 में। उसके बाद 2000 में इन्होंने बुद्धि का 9वां प्रकार बताया, 9वां। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार निम्न में से किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा? काफी अच्छा प्रश्न है। प्रशंसा प्रमाण पत्र, बी मान्यता प्रमाण पत्र, सी नियम एवं शर्तें, डी प्राधिकार। तो जो कोई भी विद्यालय खोलना है उसके लिए मान्यता प्रमाण पत्र होना जरूरी है, यानी सरकार की मान्यता होना बहुत जरूरी है। जब तक सरकार मान्यता नहीं देगी तब तक कोई भी निजी विद्यालय को नहीं खोला जाएगा। और जो ये है, ये मान्यता प्रमाण पत्र है, इसका जो उल्लेख है वो आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की धारा 18 में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मान्यता प्रमाण पत्र का उल्लेख है तो वो आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 18 में। अगला प्रश्न, अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को खाली जगह कहा जाता है? अधिगम, विचारण, अनुभूति या प्रेरणा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अधिगम। अधिगम में अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को सीखा जाता है, ये अधिगम है। वो जो अधिगम है ये जर्मन शब्द से बना, जर्मन शब्द के लर्नर से बना। जिसका अंग्रेजी शब्द है लर्निंग। ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया में शामिल है शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, पर्यावरणीय, उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। जन्म से लेकर इंसान जब तक मरता है तब तक सीखता रहता है। वो शारीरिक भी सीखता है, मानसिक भी सीखता है, पर्यावरण भी सीखता है, वो सामाजिक भी सीखता है, सामाजिक, वो राजनीतिक भी सीखता है, वो मनोवैज्ञानिक भी सीखता है, वो पर्यावरण भी सीखता है। तो सीखने में सब शामिल होते हैं, ए टू जेड। अगला प्रश्न, वो निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है? सूक्ष्म प्रणाली, मेरो सिस्टम, एक्सो सिस्टम या कालक्रम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सूक्ष्म प्रणाली होगा। सूक्ष्म प्रणाली निकटतम वातावरण जिसमें व्यक्ति रहता है। सामाजिक संवेदी विकास का पारिस्थितिक सिद्धांत है, ये ध्यान रखें। और ये जो सिद्धांत है ये ब्रोन फेंसबेनर ने दिया था। अगला प्रश्न, आरटी अधिनियम 2009 शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह घंटे काम करने का निर्देश देता है। काफी अच्छा प्रश्न, काफी बार पूछा जा चुका है। ये प्रश्न नीट में प्लस फर्स्ट ग्रेड, इसमें कम से कम न जाने कितनी बार पूछा गया होगा, 10 से 12 बार तो पूछा ही गया होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, वापिस आने की पूरी पूरी संभावना है। तो आरटी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है, इसमें एक शिक्षक को प्रति सप्ताह कितना शिक्षण करने के लिए कितने घंटे दिए गए हैं? ए 40, बी 45, सी 42, डी 48। तो शिक्षण के जो घंटे दिए गए वो दिए गए 45। ये ध्यान रखें। और इसमें तैयारी के भी घंटे शामिल है, ध्यान रखें। तैयारी के घंटे भी शामिल है इन 45 घंटों में। आरटी एक्ट जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009, इसमें यह कहा गया है कि शिक्षक जो शिक्षक हैं
छात्र के विद्यालय आने के 1 घंटे पहले आएगा, 1 घंटे पहले, और छात्र के विद्यालय जाने के 1 घंटे बाद जाएगा, 1 घंटे के बाद। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है? काफी अच्छा प्रश्न है। ये तंत्रिका तंत्र, ये जैविक है, वाहिनी ग्रंथियां ये भी जैविक है, और दैहिक संरचना ये भी है। स्थिति जन्य संरचना ये जैविक नहीं है। स्थिति जन्य जो संरचना ये वातावरणीय है, ध्यान रखें। वातावरण, ये वातावरण से संबंधित है, ये उसके जैविक जीवन से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा आनुवंशिकता का सामान्य नियम नहीं है? प्रगति, यही नहीं है, प्रगति जैसा शब्द कोई आनुवंशिकता होता ही नहीं है। रूपांतरण है, प्रतिगमन है, जैसे पैदा होता है वो ये भी है। जो आनुवंशिकता का जो नियम है, एक तो है समानता का नियम, एक है विविधता या रूपांतरण का नियम, और एक है प्रतिगमन का नियम। ये ध्यान रखें आप। रूपांतरण, प्रतिगमन और जैसे पैदा होता है, इसको कहा जाता है विविधता का नियम, समानता का नियम। जैसे पैदा होता है, समानता का नियम। अगला प्रश्न, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है, पहली कक्षा से 8वीं कक्षा की शिक्षा, यही अर्थ है इसका। पहली से 8वीं है, इसको प्रारंभिक शिक्षा कहा जाता है। प्रारंभिक शिक्षा जिसमें 6 से 14 वर्ष के बालक या बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है प्रारंभिक शिक्षा में।